हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता से रिलेटिव प्रश्नों को पढ़ा है। यहाँ पर एनटीपीसी में कैसे एग्जाम आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा, यह सब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे। वैदिक सभ्यता क्या है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न एनटीपीसी में क्या आ सकता है, यह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी तक चली थी। पहले हम देखेंगे वैदिक सभ्यता है क्या। वैदिक सभ्यता के काल को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी और ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर केवल वैदिक सिविलाइजेशन पूछा जाए तो 1500 से 600 बीसी तक यह चली थी। वैदिक वेद शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ ज्ञान के रूप में जाना जाता है। वेदों का संलग्न वेद व्यास द्वारा किया गया था, इसी से वैदिक सभ्यता का उद्भव होता है। वैदिक सभ्यता में 4 प्रमुख वेदों का निर्माण हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है वह अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और इसमें ईश्वर के भजन की स्तुति की गई है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों का उल्लेख है और एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संकलित है, यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में यह वेद आपको मिल जाएगा। यजुर्वेद वैदिक सभ्यता में रचा गया है और यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है, जिसमें 20 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। यह यज्ञीय सूत्रों का संग्रह है जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखे गए हैं। फिर आता है हमारा तीसरा वेद, सामवेद। सामवेद क्या है? इसमें रागों का एक संग्रह है। इसमें म्यूजिकल के बारे में बताया गया है, यानी संगीत की उत्पत्ति इसी वेद में बताई गई है कि संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई थी। फिर आता है अथर्ववेद। इसमें जादुई मंत्र और आकर्षण शक्तियों का संग्रह है। ऋग्वैदिक समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुषों की प्रधानता थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी, कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति की पूजा इस ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी। ये लोग नेचर की पूजा करते थे। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता जो थे वह पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र थे। वरुण को वर्षा के रूप में और इंद्र को ठंडर के रूप में ये लोग पूजते थे। कुछ पुराने नदियों के नाम, उन्हें पहले क्या कहा जाता था और आज के ज़माने में क्या कहा जाता है, यह यहाँ पर दिया गया है। जैसे इंडस, सिंधु, चेनाब को अस्किनी या चंद्रभागा के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को पुरुश्रुड़ी और ब्यास नदी को बिपाशा, सतलुज को सतुद्री, काबुल को कुंभा, स्वात को स्वास्तु और घाघरा नदी को करनाली, बेतवा नदी को वेत्रवस्ती के नाम से जाना जाता था। यह महत्वपूर्ण नदियों के नाम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसका प्राचीन नाम बताइए, या फिर प्राचीन नाम दे देता है, इसका प्रेजेंट नाम पूछ लेता है। चंबल को चरमवाती, गंडक को सादा नीरा और लूनी को सागर मती के नाम से जाना जाता था। इससे रिलेटिव प्रश्नों की अब हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है? तो वर्ण व्यवस्था की चर्चा जो है वह ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नामक ऋचाएं हैं, जहां से वर्ण व्यवस्था पर चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई? तो गायत्री मंत्र की चर्चा भी ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र शामिल है, जिसमें सूर्य देवता सवित्री की प्रशंसा में संलग्न किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में हिमालय की चर्चा की गई है? तो यह भी ऋग्वैदिक साहित्य में किया गया है। ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत और उनके एक शिखर मुंजवत का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य यज्ञीय सूत्रों का संग्रह है? तो यजुर्वेद यज्ञीय सूत्रों का संग्रह है। अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया है कुछ नाम और उसे मिलाने के लिए, तो यहाँ पर इसको मिलाया गया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा उच्चारण विज्ञान, कल्प अनुष्ठान, निरुक्ति शब्द का शब्द प्रयोग कहाँ पे होता है? तो व्युत्पत्ति विज्ञान के लिए निरुक्ति, और छंद जो है वह छंदोबद्ध के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वेदांग जो है वह 6 हैं। ऋग्वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया कि
4 वेद और वेदांगों की संख्या जो है वह 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, यह 6 वेदांग मुख्य रूप से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अथर्ववेद गौपद ब्राह्मण, यह सही ढंग से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इसका सही जवाब जो होगा अथर्ववेद जो है, एक मिनट, सही ढंग से मेल खाता है। तो अथर्ववेद गौपद ब्राह्मण द्वारा ही लिखित है, जबकि ऋग्वेद जो है वह ऐत्रेय, कौशिकी और यजुर्वेद जो है वह मैत्राणी, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण के द्वारा लिया गया है, जबकि सामवेद पंचविंश, षड्विंश और जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद गौपद ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर वैदिक काल की है? तो चावल और गेहूं फसल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलें हैं। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो जाति विशेषता जो थी यह उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 1000 BC तक ऋग्वैदिक सभ्यता। अगर यहीं पर आपसे उत्तर वैदिक सभ्यता पूछ लेगा तो 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक सभ्यता है। विष्णु पुराण में किस वंश की इंगित किया गया है? तो विष्णु पुराण में गुप्त वंश को इंगित किया गया था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के अनुसार रत्नाकर को किसके रूप में जाना जाता है? तो हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उपवेद 6, उपवेद 6 नहीं है। हमने आपको बताया वेदांगों की संख्या जो है वह 6 है, उपवेदों की संख्या 6 नहीं है। उपवेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेद कितने हैं तो 4, उपनिषद 108 और पुराणों की संख्या 18 है। उपवेद भी 4 ही हैं, वेद 4, उपवेद भी 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध महिला ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी? तो गार्गी, गार्गी नामक प्रसिद्ध महिला या ऋग्वैदिक काल से संबंधित थी। गार्गी वैदिक काल की 4 प्रसिद्ध महिलाएं घोषा, लोपामुद्रा, सुलभा, मैत्री और गार्गी, यह 4 वैदिक काल की प्रसिद्ध महिलाएं थी। शब्द आर्या किसको दर्शाता है? आर्य शब्द जो है वह कुलीन को दर्शाता है, इलिट को दर्शाता है। आर्य शब्द ईरान और भारत की प्राचीन भाषाओं से आया है। यह प्राचीन समूह की भाषा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की एक शाखा थी। शाब्दिक रूप से आर्य शब्द का अर्थ कुलीन होता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसमें सूर्य की उपासना की गई है। निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पर आपको मिलाने के लिए दे दी गया ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था? वह 0 से 25 साल की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जानते थे। गृहस्थ की आयु क्या होती? तो 25 से 50 और वनप्रस्थ की आयु 50 से 75 और संन्यास के लिए कौन सी आयु सुलभ मानी जाती थी? वह 75 से 100 वर्ष की आयु मानी जाती थी। उपनिषदों की रचना निम्नलिखित में से किस पर की गई? तो दर्शन यानी फिलॉसफी के आधार पर उपनिषदों की रचना की गई है। उपनिषद की रचना, उपनिषद को आमतौर पर वेदांत के रूप में जाना जाता है। उपनिषद वेदों का एक हिस्सा है और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें हिंदू धर्म के कुछ केंद्रीय दार्शनिक अवधारणाएं हैं और विचार हैं, और जिनमें से कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ साझा किए गए हैं। वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी, सभा और समिति। यह वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी। सभा और समिति वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी। सभा श्रेष्ठ लोगों का निकाय था और मुख्य रूप से ब्राह्मणों और कुलीन वर्गों को शामिल किया जाता था। सभा के अध्यक्ष को सभापति और उसके सदस्य को सभ्य कहा जाता था। सभा एक चयनित निकाय थी जो एक सलाहकार परिषद की तरह था। समिति एक लोकसभा की प्रकृति में थी, जिसमें पूरी आबादी भाग ले सकती थी। समिति के सदस्यों को विष्ट के नाम से जाना जाता था। विष्ट समिति के सदस्यों को। समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना होता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता के नाम से पहले महाभारत को जाना जाता था। शुरुआत में महाभारत में 8800 श्लोक थे और उसके बाद यह 24000 श्लोक तक पहुंच गया है और फिर इसे द ग्रेट भारत यानी महाभारत का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है। बाकी नदियों के पुराने नाम हम अभी आपको आगे बताए थे, तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। नदियों के पुराने नाम जरूर याद कर लीजिएगा, यह पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और दोस्तों में
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे यह हमारा एनटीपीसी का बैच सफल हो सके। एनटीपीसी का 15 तारीख को एग्ज़ाम है, 15 दिसंबर को। उससे पहले सारे रिवीजन इस बैच में किए जाएंगे। इससे हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमने फाउंडेशन बैच बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाउंडेशन बैच में जुड़िए, आपको बेसिक से नॉलेज वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इकोनॉमिक क्या है, बायोलॉजी क्या है, उससे रिलेटिव कौन कौन से प्रश्न जो आपको एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस तक के सिलेबस को उस बैच में कवर किया गया है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।